ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की 26 तारीख मंगलवार एकादशी तिथि, उत्पन्ना एकादशी का योग। बुध लेकिन इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। बुध आदित्य का योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बुध और सूर्य का योग जो एकादशवें भाव में बना हुआ है, ये लाभ का स्थान है, लेकिन खासतौर पर ध्यान रखिएगा, साधु जन की जितनी सेवा करने का मौका मिले ना, गवाइएगा मत। बुध वक्री है, चिंता मत कीजिए, लेकिन बुध का वक्री होना आपके लिए खराब नहीं है। आपके राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रहा है कि आप उसको कोप अप कर लेंगे बिल्कुल। इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, तुलसी दल भगवान विष्णु पर अर्पित करें। पंचामृत में विशिष्ट तुलसी दल डालते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए भगवान पर अर्पित करें। बुध का नेगेटिव प्रभाव का उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ होगा ये वाला। 27 तारीख बुधवार द्वादशी तिथि और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन सफलता की तरफ आपको धकेल सकते हैं। दिन में जो मेहनत करेंगे, शाम के बाद से 2 दिन में उस पर लाभ के योग, आपके कर्म का प्रभाव, मेहनत का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेहनत से भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जितना कदम चलोगे उतनी सफलता आपको मिलने के योग ग्रह दिखा रहे हैं। गणेश का नाम लें, कार्य आरंभ करें और विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि आपको देने के योग बना देंगे। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है और एक विशेष योग बनने वाला है। इस दिन बृहस्पति महाराज वक्री स्थिति में चलते हुए रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, आपकी शुक्र की राशि में बैठे हुए बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में विशेष तौर पर प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। ये कहीं ना कहीं मेहनत के अनुसार से आपको लाभ देने के योग बनेंगे, भाग्य से रास्ता प्राप्त करने के योग बनाएंगे खासतौर पर। लेकिन उसके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा पीली चीज़ों का उपयोग करें, पीली चीज़ों का दान करें। मूँग की दाल जो विशेष तौर पे होती है, विशेष तौर पे चने की दाल को भिगोकर गौशाला में कभी कभी डलवा दिया कीजिए, ये खास तौर पे उपाय रहेगा। और दूध का दान करना, खीर का भोग लगाना और खीर का सेवन करना, ये सब उपाय आपके लिए बड़े श्रेष्ठ हैं। इसका लाभ लेने का आप प्रयास कीजिए। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि। इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार थोड़ी वृद्धि की तरफ है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत यदि जारी रही तो लाभ भी जारी रहेगा। ये ग्रह साफ साफ गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेहनत से मत भागिए, सोइए कम, थोड़ा काम ज़्यादा कर लीजिए। जितनी मेहनत करोगे वो आने वाले समय में उतना लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से बनने के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक दिन बाद गजकेसरी योग आ रहा है और 3 दिन के लिए आपके ग्राफ को और बढ़ाने की स्थिति, लाभ के पूरा जूस निकालने की स्थिति, आपकी मेहनत का जूस निकालने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। 30 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है। उसके बाद अमावस्या का पदार्पण हो जाएगा मध्याह्न काल में, इसलिए पितृ कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त रहेगी। इस दिन एक बड़ी समस्या ये है कि चंद्रमा तो बहुत सुंदर जा रहा है, लेकिन बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं। तो आपको बुध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ दिन तक बुध अस्त रहेगा। सूर्य के साथ वक्र गति से आ गया है और जब तक ये गति का डिफरेंस नहीं बनेगा, 13 अंश के आसपास का डिफरेंस नहीं बनेगा, तब तक बुध अस्त रहेगा। और ये बुध के अस्त होने के कारण से आपको चीज़ों को काम करने में, बहुत सारी चीज़ों में मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए खास उपाय की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले एक काम करें कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। कुछ थोड़ी हाथ में लेकर अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित करें, आपको ध्यान करते हुए। उनके आशीर्वाद से आपके ग्रहों को ठीक करने में आशीर्वाद से रास्ता बनेगा। साथ साथ हो सके तो विशेष तौर पर अपने मुख का ध्यान रखें, मुख से कुछ भी गलत अपशब्द ना निकले। बुध के अस्त होने पे क्या होता है, बुध खराब प्रभाव देता है। और बुध के बारे में एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि बुध थाली के बैंगन की तरह है। अगर कोई नक्षत्र आपका हल्का सा खराब है, ग्रह नक्षत्र, तो उसके अनुसार से बुध खराब भी हो जाएगा। तो बुध को ठीक करने के लिए सबसे पहले वाणी का संयम रहना चाहिए। एक काम करें, थोड़ा सा फिटकरी डालकर पानी में हल्का सा निकाल लीजिए और उसके युक्त का पानी का जल जो है वो पी लिया कीजिए। फिटकरी एक औषधि है और बुध का इलाज है। एक लोटे में पानी लिया, थोड़ा सा उसमें हल्की सी फिटकरी डाली, निकाल के रख दी और उसका पानी फिर जब तक ये बुध अस्त है, उसके लिए बहुत सुंदर उपाय आपको हम बता रहे हैं। इससे आपको विशेष तौर पर लाभ के योग बने रहेंगे। तो आपने ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से ये समझा कि किस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज़ दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गोचर का प्रभाव है। जी हाँ, एक गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से, आपकी नाम की राशि के दृष्टिकोण से इस गोचर के प्रभाव को आप समझ सकते हैं।
देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार से, वैसे तो पुराने ज़माने में जो व्यवस्था चलती थी राशि के अनुसार से ही सब लोग सारे कार्य करने का प्रयास करते थे, उसके दृष्टिकोण से एक रास्ता बन जाता है। लेकिन आज नाम की राशि कुछ और है, जन्म की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, और फिर इनमें भी प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन है, ये सब गणनाओं का विषय है। इसको सुंदर रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देखना है अपनी राशि के अनुसार से फल। तो हमने आपको बताया कई बार कि आप अपनी राशि, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। जो लग्न है वो विशेष तौर पर, जहाँ पर जिस लग्न में आपकी उत्पत्ति हर रोज़ करीब करीब पूरे 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लग्नें नित्यपति 2-2.5 घंटे के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाती रहती हैं। तो आप जिस काल में, जिस समय में, जिस लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार से आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से वो लग्न भी राशि के अनुसार से ही एक प्रभाव माना जाता है। उसका भी प्रभाव पूरी जन्मपत्री के अनुसार से होता है। कई कई मतों में कई विभिन्न ज्योतिषियों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोचर का प्रभाव है वो चंद्र राशि के अनुसार से देखना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा देखा कि कई बार जन्मपत्री में चंद्र राशि इतनी प्रभावी नहीं होती, लग्न राशि ही प्रभावी होती है, लग्न जो होती है, और उसके अनुसार से ही पूरा प्रेडिक्शन मैच करता है। तो ये सारा अध्ययन का विषय है। जब आप जन्मपत्री अच्छे से दिखाएं तो उनसे समझ लें कि हमें किस प्रकार से जन्मपत्री को देखना है, समझना है, कौन सी लग्न हमारी प्रभावी, चंद्र राशि प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, और या नाम राशि प्रभावी है। तो इन सब के द्वारा भी हम अच्छे से, यदि आप अच्छे से समझ लें तो उसके बाद आपको पूरा प्रेडिक्शन समझ में आ सकता है कि गोचर का प्रभाव आपके ग्रह गणन के अनुसार से किस प्रकार से हो रहा है। तो ये समझे कि गोचर का प्रभाव तो आपने समझ में आया, लेकिन मूल जन्मपत्री सब कुछ डिपेंड करती है। देखिए गोचर का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप समझें कि आपका जन्म जब हुआ, जिस समय में आप क्या पैरामीटर्स लेके उपस्थित हुए, ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें आपका प्रभाव क्या है। जैसे आप समझ सकते हैं अब सर्दियाँ वो आ रही हैं, सर्दियों का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग हुआ। जो थोड़े हेल्दी होंगे वो उसका लाभ ले लेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको जुकाम, सर्दी, खांसी, नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। जो और प्रकार से, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग किस्म का प्रभाव होगा मौसम का। मौसम एक ही है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले मौसम के लिए, मौसम जो है वो सबके लिए एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पर, शरीर के ऊपर, कि देशकाल परिस्थिति आपकी किस प्रकार की है। तो वही जन्मपत्री का विषय है कि आप कब जन्म हुए, किस प्रकार से आपके भुक्त भोग्य कर्म किस प्रकार के थे, और उसके अनुसार से आपको जो आज मौसम बन रहा है वो उस पर क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर क्या है उस पर क्या प्रभाव होगा, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं। जो आपकी जन्मपत्री में सूर्य इत्यादि ग्रह हैं वो वहाँ प्रबल है, पावरफुल है, ताकत में है, या निष्फल है, वहाँ पर उनमें सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। हल्के हल्के से परिवर्तन से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि केवल ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने 4 दिन में, आज की तारीख पे तो क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 4 दिन में ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल टीवी पे, आजकल किस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड बन जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा के लोग ज्योतिषी बना देते हैं। लोग जीवन लग जाता है ज्योतिष को पढ़ने में, और कई, मैं कहता हूँ एक जीवन पूरा भी नहीं होता है। लगातार लोग अध्ययन करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर आज हम 40-40 सालों से ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अंदर जिस प्रकार से 10 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था। मैं कहूँगा 5 साल की आयु से ही, 1980 के आसपास से ही, बाल्यकाल से ही पिताजी ने ज्योतिष को सीखने में लगाया। जब 5 साल के थे तब से ही उन ग्रहों की अवस्था समझाना, गणनाएं, ज्योतिष की जन्मपत्री बनाना, वो सब उस समय से सीखा। और इसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती हैं, और आप समझें कि ज्योतिष के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है, तब जाके जीवन में परिवर्तन का मार्ग आप समझ सकते हैं। और दूसरा कारण एक और है, ज्योतिष में 2 विषय है, एक तो गणित है और एक फलित है। एक कारण को जानने का तरीका है और एक निवारण का तरीका है। ऐसी कोई विज्ञान की स्थिति ठीक नहीं है कि जिसमें निवारण हो ही ना। तो ज्योतिष के अंदर मंत्र विज्ञान के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, पूजा पाठ के दान पुण्य के इत्यादि के विधान के अनुसार से ग्रहों की गणनाओं को समझकर उसका कष्टों का निवारण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तुलसी बाबा ने कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए कर्म सही रूप से करने का हमें प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में, सही स्थिति में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही दिशा में चीज़ों को समझकर हम सही दिशा को पकड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे तो गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये ज्योतिष का हमने आपको कारण के साथ निवारण का रास्ता समझाने का प्रयास किया। तो आप भी अपनी जन्मपत्री को, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा है, कहा ना तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाइए।
चीज़ों को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए हम समय, देश, काल, परिस्थिति को समझें, वो ही ज्योतिष सिखाता है। और जो समझ लेते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं, विडंबनाओं में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख के भी लिखते हैं, अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष विज्ञान। फिर देखते क्यों भाई? पूरे विश्व ने अनादिकाल से ज्योतिष विज्ञान का लाभ लिया, और क्या से क्या लोगों ने प्राप्त कर लिया। नित्यप्रति हम देखते हैं बहुत सारे लाभ। जब जन्मपत्री देख रहे होते हैं, जो विषय निकल कर आता है आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इन गणनाओं के माध्यम से वो सत्य सामने आ जाता है। इसके भाग्य में कब क्या लिखा है वो जानने को मिल जाता है, और कब उसके अनुसार से हम उसका लाभ भी ले सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। भविष्य परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो आपने के द्वारा कर्म हो गया वो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा ही। कर्म का योग कर्म के द्वारा ही कर सकता है, और ये ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आप समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, ये सब का सब बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, कहीं कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो आप इन सिद्धांतों को सही समझें। हमने इन्हीं सब विषयों के ऊपर आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन सब पे शोध किया है। बहुत सारी पुस्तकें भी जो हमारे यहाँ से प्रकाशित की गई हैं, और समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम हमारे आश्रम पे चलता ही है, उसमें आप आ सकते हैं, और रविवार में उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। उसमें हमने स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई है। जो विषय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वही अध्यात्म के मार्ग से उन चीज़ों के समक्ष में आपसे विचार विमर्श, आपके प्रश्नों का निदान। बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं, अब इतने प्लेटफॉर्म पे तो व्यवस्था नहीं है। रविवार के दिन आश्रम पे आप सुबह आश्रम जो यज्ञ होता है उसके बाद आधे घंटे का समय रहता है। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो आप वहाँ पर आके करेंगे तो उसका हम निदान अवश्य आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे। और कोई शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाता आश्रम में इन समस्त यज्ञों में भाग लेने के लिए। तो आप भी सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार में स्थित ये आश्रम है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। बहुत सारे विषयों में यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में शोध पर हमने कार्य किया है। जो पूरे विश्व में मुद्राएं आप देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इन सब संबंध में भी हमने पूरे विश्व में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करके बहुत सारे ज्ञान को समय समय पर संसार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप भी हमारे संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों को मंगा सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। और रविवार वाले यज्ञ में तो अवश्य आप पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारी थी। हमने कई बार उसके संबंध में आपको बताया है, चमत्कार आपके समक्ष रखा है। तो आप भी रविवार को उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर माँ भगवती का दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यों से युक्त बना सकते हैं, चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं।